Hello students, myself Babli Bhardas and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. How are you students? कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं अपने घर पे। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये है लाइफ इन द सिटी। Life in the city, it means we are talking about the city in the Mesopotamian civilization. It was a developed civilization where city life was started. हाउ वाज द लाइफ इन द सिटी, तो कैसे लोग जीते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे शहरों के अंदर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि भाई शहरों में एक और बात है, ट्रेडिंग भी शुरू हो गई थी, राइटिंग भी शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर एक रूलिंग एलाइट की शुरुआत हो गई। रूलिंग एलाइट मतलब रिच क्लास बन गई वहाँ पर। रिच क्लास क्या, थोड़े ही लोग होते थे जिनके पास पैसा ज़्यादा था, बट नंबरिंग ऑफ द पीपल वाज वेरी लो, बहुत ही कम होती थी। स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ का मेजर शेयर, पैसे का या धन संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा उन्हीं कुछ लोगों के पास होता था। नथिंग मेक्स दिस फैक्ट एज क्लियर एज द इनॉर्मस रिचेज। कहते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो इस बात को क्लियर करे। वो सिर्फ क्लियर अगर ये बात हो रही है ना कि वहाँ पे जो है सिर्फ रिच पर्सन रहते थे और वो बहुत ही कम लोग थे, माइनॉरिटी में थे, वो उनके पास इनॉर्मस रिचेज पाए गए हैं। वो इनॉर्मस रिचेज, बहुत ज़्यादा संपत्ति, बहुत ज़्यादा पैसा, वो क्या है जो किंग और क्वीन की को जब दफनाया जाता था, ब्यूरिड किया जाता था, तो उनकी कब्र के अंदर ऐसी रिचेज को, ऐसी कीमती चीज़ों को साथ में दबाया जाता था। क्या क्या थी, जैसे ज्वेलरी होगी, गोल्ड वेसल्स, सोने के बर्तन या पात्र, लकड़ी के वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो जड़ित थे, जिन पर जड़ा हुआ था, इनलेड थे, क्या वाइट सेल या लैपिस लैजुली, ये भी बड़े कीमती ज्वारात होते थे, सेल्स होते थे, या लैपिस लैजुली पत्थर होता था, वो कीमती होता था। इसके साथ साथ सेरेमोनियल डैगर्स क्या होते हैं, खंजर, तो खंजर भी उनके पाए गए हैं ऑफ द गोल्ड, वो सोने के ही बने होते थे। तो इस तरीके से हमें पता लगा है कि वहाँ पर रिच सोसाइटी भी रहती थी। किससे पता चला, जो कब्र बनी थी राजा और रानी की, किंग एंड क्वीन की, उनमें बड़े रिचेस, ज्वेलरी पाई गई है, वेसल्स पाए गए हैं। We know from the legal text, dispute inheritance matters etc. that in Mesopotamian society the nuclear family was the norm. जैसे कि हमें वहाँ उस टाइम की जो लीगल टेक्स्ट हैं, जो कानूनी किताबें हैं, जो कानूनी किताबें किस पे लिखी गई थी, झगड़ों पर, लोगों के झगड़ों पर, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति पर, या फिर कोई भी उनके मुद्दे होते उन पर लिखे गई थी जो लीगल टेक्स्ट। उनमें हमें मेसोपोटामियन सोसाइटी के बारे में पता चला कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रेफर करते थे। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उसके बच्चे रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फीचर्स कर रहे हैं, या फिर फीचर्स ऑफ द मेसोपोटामियन सोसाइटी, मैरिज सिस्टम, इट्स व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियर फैमिली, और आगे आ जाएगा मैरिज सिस्टम। इस तरीके से हम टॉपिक बाय टॉपिक इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भाई ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली को तो प्रेफर किया जाता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कोई मैरिड सन अगर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहे, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहे, तो वो रह भी सकता, कभी कभार रह भी जाता था। बिल्कुल ये वाटर टाइट नॉर्म नहीं था कि भाई कोई भी मैरिड सन अपने पेरेंट्स के साथ ना रहे, ऐसा था भी। कुछ एक जॉइंट फैमिली भी मिली, लेकिन ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली उस सोसाइटी में रहती थी। फादर फैमिली का हेड होता था, और हमें इनके बारे में, इनके मैरिज के प्रोसीजर के बारे में बहुत कम पता चला। अगर मैरिज सिस्टम का पूरा एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से बताओगे, शॉर्ट नोट ऑन द मैरिज सिस्टम ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। कहते हैं डिक्लेरेशन किया जाता था, कौन, ये मर्जी होती थी किसकी, ब्राइड्स पेरेंट्स की, यानी कि जो दुल्हन के पेरेंट्स अगर हाँ कर देते तो शादी होती थी, उनके ही मर्जी पे शादी हुआ करती थी। तब क्या होता था, जो दूल्हे की फैमिली है वो ब्राइड फैमिली को गिफ्ट दिया करती थी।
व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस, जब शादी हो जाती थी तो गिफ्ट की एक्सचेंजिंग की जाती थी बाय द ब्राइड फैमिली एंड द ग्रूम फैमिली। दोनों दूल्हा दुल्हन की फैमिली आपस में गिफ्ट की एक्सचेंजिंग करते थे, एक दूसरे को देते थे। और ये जो है साथ इकट्ठे खाना खाते और एक दूसरे को ऑफरिंग टेंपल में किया करते थे। टेंपल में शादियाँ होती थी, वहीं पे एक दूसरे को भेंट प्रदान करते थे। और एक और यहाँ स्पेशल बात देखने को मिली कि जो लड़की होती थी, जो दुल्हन थी, उसको उसकी सास लेने के लिए आती थी, मदर इन लॉ उसको लेने के लिए आती थी। और तभी जो ब्राइड फैमिली है वो उस लड़की को अपनी इनहेरिटेंस में से या फादर अपनी ज़मीन में से, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उस लड़की को दान में दे देते, जिसको दहेज कहा जाता था। तो फादर हाउस भी हो सकता था इसमें, या फिर उसके एनिमल्स हो सकते थे, हर्ट्स में एनिमल्स, या उसके खेत भी उनमें दिए जा सकते थे। फादर का कुछ इनहेरिटेंस का कुछ पार्ट दिया जाता था, सॉरी। और फादर्स हाउस, हर्ड, फील्ड वर इनहेरिटेड बाय द सन। लेकिन फादर का घर, उसके एनिमल्स और उसके फील्ड, उसके खेतों पर उसके बेटों का ही कब्जा होता था। ठीक है, उसके कुछ पार्ट बेटे को दिया जाता था, बाकी जो जितना जो कुछ था टोटल वो उस पर बेटों का ही अधिकार होता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उर सिटी के बारे में। जो हमने उरुक का तो बात कर ली है, उरुक एक सिटी था, और यहाँ पे एक उर सिटी का भी जिक्र किया जा रहा है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में उर सिटी भी थी। तो उर सिटी में कि क्या क्या फीचर्स थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी अर्लियर सिटी था, और ये वहाँ पर जितने भी आम घर थे, जितने ऑर्डिनरी हाउसेस थे, उनको बड़े ढंग से खोदा गया था। 1930s में बड़े ढंग से खोदा गया था। ढंग से जब खोदा गया तो क्या क्या मिला वहाँ पे, क्या फीचर्स मिले? एक चीज़ क्या मिली? नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट। गलियाँ तो बहुत तंग थी, चौड़ी गलियाँ नहीं थी, और टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी। टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, द व्हील्ड कार्ट firewood would have arrived on the donkey pack, the wheeled carts could not have reached many of the houses। जो व्हील्ड कार्ट होती थी, जो बैलगाड़ी थी, वो उन गलियों में नहीं पहुंच पाती थी। इवन जो ग्रेन की बोरियाँ होती थी, सेक्स ऑफ द ग्रेन होती थी, वो डंकी की कमर पे लाद के ही ले जाया जाता था, या लकड़ी ले जानी होती तो भी वो डंकी की बैक पे ही रख के ले जाया जाता था, खच्चर की बैक पे ले जाया जाता था। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट थी, तो ये इतने इरेगुलर मैनर से बनी हुई थी कि वहाँ पर देखने पर पता चलता है कि टाउन प्लानिंग नहीं थी। अगर हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाउन प्लानिंग थी, लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कोई भी टाउन प्लानिंग नहीं थी, ढंग से नहीं बना रखा था। तो ये हम अब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिली है। और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स इन द ड्रेन ऑफ द काइंड। कोई भी नाली अच्छी नहीं थी, मतलब जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं था। तो ना अच्छी नालियाँ थी, ना अच्छी गलियाँ थी। एज वेल एज वी फाइंड इन द कंटेम्प्रेरी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का जो जिक्र किया जा रहा है बेटा, ये एक और सिविलाइजेशन थी जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई गई थी। ड्रेन और क्ले पाइप वो लगा रखे थे, लेकिन जो इनर कोर्ट यार्ड था, अंदर का जो क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट यार्ड, आंगन, जो अंदर का आंगन था उसमें ही लगाए हुए थे। और उसके साथ साथ जो छत है, वो छत का ढलान भी अंदर की तरफ ही किया हुआ था, इनवार्ड की तरफ था। जो इनर कोर्ट यार्ड है उसमें सारे के सारे पाइप्स अंदर की तरफ आ रहे थे, और अंदर जो आंगन है उसमें बना रखा था एक हौज बना हुआ था, और हौज में वो सारे पाइप लगे हुए थे। छत का पानी सारा उसमें इकट्ठा हो जाता था। इससे पता चला कि हाँ भाई, जो अनपेव्ड स्ट्रीट, अनपेव्ड मतलब बाहर की जो कच्ची गलियाँ थी, उस टाइम पे पक्की गलियाँ नहीं थी, कच्ची गलियाँ जो थी उनमें एक ही बारिश के बाद वो कीचड़ होने से बच जाती थी। एक्सेसिव स्लसी मतलब कीचड़दार होने से वो बच जाती थी। जो पानी है वो घरों में ही इकट्ठा कर लिया जाता था। येट पीपल सीम टू हैव स्वेप्ट ऑल ओवर हाउस होल्ड रिफ्यूज इनटू द स्ट्रीट्स। लेकिन एक और बात देखने को मिली, क्लीनलीनेस नहीं थी, घरों में सफाई नहीं थी, लैक ऑफ द क्लीनलीनेस, सफाई बिल्कुल नहीं मिली है। घरों की सफाई करते थे, लेकिन घर के जितने भी कूड़ा कचरा है वो सारा गलियों में फेंक देते थे। टू बी ट्रोडन अंडर फुट, और पैरों नीचे वो कुचला जाता। इससे जो स्ट्रीट लेवल है वो बढ़ जाता था। गली का लेवल बढ़ेगा, जब कूड़ा उसमें डलता जाएगा तो वो बढ़ जाता था। टाइम टू टाइम क्या होता है, उसके बाद क्या किया लोगों ने, अपनी थ्रेशोल्ड ऑफ हाउस, अपने घर की जो देहली होती है, थ्रेशोल्ड क्या होते हैं,
दहलीज, अपने घर की दहलीज को उन्होंने ऊंचे उठाने शुरू कर दिए। घर की दहलीज ऊंची करने लगे थे, तो ऊंची हो जाती थी तो बाहर का जो गली का कूड़ा वो अंदर नहीं आता था। लाइट घरों में, कमरों में कहाँ से आती थी? वो विंडो से नहीं आती थी, क्योंकि विंडो लगाई नहीं जाती थी, दरवाजे होते थे और सिर्फ दरवाजे से आती, डोरवे से सारी लाइट आती, रोशनी आती थी। ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड, और आंगन की तरफ वो दरवाज़ा कमरे का खुला होता था। बाहर जो आउटर वाल थी, बाहरी दीवार पर कोई भी खिड़की नहीं होती थी। इससे फैमिली की प्राइवेसी हो जाती थी। फैमिली के में जो कुछ भी अंदर होता था गुप्त बातें गुप्त ही रह जाती थी। और एक और वहाँ पर कुछ सुपरस्टिशन पाए गए। सुपरस्टिशन मतलब कुछ अंधविश्वास भी पाए गए हैं घरों से रिलेटेड। कहाँ पर? कुछ वहाँ पर शगुन अपशगुन से संबंधित टैबलेट पाई गई हैं उर शहर की। उर शहर में शगुन और अपशगुन की कुछ टैबलेट्स पाई गई हैं, जिन टैबलेट्स में कुछ अंधविश्वास लिखे हुए मिले हैं। तो कौन कौन से अंधविश्वास थे वो यहाँ बता रहे हैं हम। सबसे पहला क्या कह रहे हैं? जिस घर की जितनी रेज्ड थ्रेशोल्ड थी, जितनी ऊंची दहलीज होती थी, उतना ही उस घर में वेल्थ की का आना माना जाता था, कि वो घर उतना ही अमीर होगा जिसकी ज़्यादा, जितनी ऊंची दहली होगी। दूसरी बात क्या बताया गया है कि भाई एक जो फ्रंट डोर होता था, दैट वाज नॉट ओपन टुवर्ड अनदर हाउस, दूसरे घर के सामने नहीं खुले तो उस घर को भी लक्की मानते थे। यानी कि घर के जो दरवाज़ा है वो दूसरे घर के दरवाजे के सामने ना हो। तो इससे भी क्या था, वो अपनी प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। तीसरी बात क्या बताई गई है कि अगर मेन वुडन डोर जो है, मेन जो घर का दरवाज़ा है, वो बाहर की तरफ खुले, अंदर की तरफ ना खुलने के बजाय जो घर के दरवाजे वो बाहर की तरफ जाए, तो इससे भी ये माना जाता था कि उस घर की वाइफ अपने हस्बैंड को दुखी करने वाली है, अपने हस्बैंड को ज़्यादा परेशान करने वाली है, टॉर्मेंट करने वाली है। ये कुछ सुपरस्टिशंस थे। मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच सुपरस्टिशंस वर considered at the time, this we have discussed। अब हम टाउन सीमेंट्री की बात करते हैं। तो टाउन सीमेंट्री में क्या था? वहाँ के कब्रिस्तान क्या था? सीमेंट्री क्या होते हैं? कब्रिस्तान की बात की जाए और कि उर नामक शहर में के कब्रिस्तान में जो रॉयल्टी राजा और जो आम आदमी हैं, उनकी ज़्यादातर जो कब्र होती थी वो सीमेट्री के अंदर ही होती थी। घर के फर्श के नीचे तो कोई एकाध को ही दफनाया जाता था, घर का फर्श तोड़ के, और उसमें लोगों को दफनाया जाना ये तो बहुत ही कम पाया गया है। लेकिन वहाँ पर क्या मिले? कब्रिस्तान पाया गया, जहाँ पर सभी जो भी आम आदमी थे या फिर जो अनदर पीपल थे, उनको वहाँ पे दफनाया जाता था। तो ये हो गया हमारा टॉपिक बेटा कंप्लीट। प्लीज़ इसको अच्छे से रीड कर लेना अपनी एनसीईआरटी से। यहाँ हमने प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस किया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।